बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले उन्होंने सीसी इजलास की सदारत की है। इजलास में उन्होंने कुछ फ़ैसले किए। एक तो लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि IMF का प्रोग्राम जून में बहाल हो जाएगा और साथ ही उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा किया है उसकी वजूहात बयान की हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात की है, उन्होंने चार्टर ऑफ इकानमी पर पेशकश की है मुज़ाकरात की, जो अपोजिशन जमातें हैं बल्कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान बातचीत के हवाले से पेशकश की है। ये माजी में भी पेशकश होती रही है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, सेनेटर शौकत तरीन साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने का। सर, आपने भी सुना होगा आज ये पेशकश की गई है जो मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उनकी तरफ से। आप इस पेशकश को कैसे देखते हैं? आप माजी में इसकी हिमायत करते भी रहे हैं। आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी का दौर था या बाकी दौर में एज ए इकानोमिस्ट भी और एज ए पॉलिटिशियन भी आपकी भी ख्वाहिश थी कि मुल्क में इस किस्म का मायदा हो तमाम सियासी जमातों के दरमियान कि कम अज़ कम इकानमी पर सियासत ना हो। जी सर। देखिए जी, मैंने 2010 के बीच में ये कहा था कि चार्टर इकॉनमी के ऊपर हमें काम करना चाहिए और मैं बिल्कुल उसमें बिलीव करता हूँ। लेकिन आज के जो एनवायरनमेंट वो डिफरेंट है। हम इस वक्त जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शंस हों ताकि पता चले कि किसने हुकूमत बनानी है, किसने अपोजिशन में जाना है। एक दफ़ा वो हो जाए तो उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। इस वक्त जो है वो एक बेसूद किस्म की ये बहस है। तो आप कहते हैं कि इलेक्शन हो, अगर आप इसको मान लें कि इलेक्शन होता है और दोबारा आपकी हुकूमत आती है तो आपके पास क्या माशी प्लान है जो इस वक्त सूरत हाल है उससे निमटने के हवाले से? क्योंकि आप ख़ुद कहते रहे हैं कि जब आप हुकूमत में नहीं थे कि जो तहरीक इंसाफ का माशी प्लान है उससे मईशत को नुकसान पहुँचा है। देखिए, मेरी एक जो इंटरव्यू था एक चैनल के साथ, उन्होंने आधा उसको दिखाया, आधा उसके बाद उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। पहली बात तो ये है कि जब ये हुकूमत आई थी तो इनको जो माशी हालात मिले थे वो बहुत ही गमगीर थे। उसमें 19 बिलियन डॉलर का जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने जो ग्रोथ दिखाई थी वो कर्ज़े ले ले के दिखाई हुई थी और इसके बाद इनका जो टोटली जो है रुपया ओवर वैल्यूड था और फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा था। तो उस वक्त जो है मतलब दुनिया में जो कमोडिटी प्राइसेस थी वो बहुत नीचे थी। उसके बावजूद भी अगर ये था तो इनका एक सीरियस प्रॉब्लम था। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को के पास और कोई चॉइस नहीं थी वो IMF के पास चले गए। तो मैंने ये कहा कि जो IMF के पास गए तो उन्होंने बड़ी सख्त कंडीशंस डाली। ये खान साहब का कसूर नहीं था कि वो सख्त कंडीशंस थी, ये उन लोगों का कसूर था कि जिन्होंने वो सख्त कंडीशन जो है एक्सेप्ट की थी। तो लेकिन बावजूद इसके वो जो कंडीशंस थी भी सही और कोविड भी हुआ तो इस इकानमी को इस तरह नेविगेट किएगा कि पिछले 2 साल से 5.5% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। हर जो इकोनॉमिक सेगमेंट है, एग्रीकल्चर में 4.4 हुई है, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.2% है, लार्ज स्केल जो है वो 10.5 है और आपका सर्विस सेक्टर 6.2 है। सब में ग्रोथ हुई है। तो हम तो यही आप कहते हैं ना क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो आप पहले कर रहे थे, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जा रहे थे। पिछली दफ़ा 5.5, इस दफ़ा 6, अगली दफ़ा हम इसको 6.5-7% लेके जाते और हर उस प्लान के ऊपर काम करते रहते जो हमने तैयार किए थे जुलाई अगस्त में। और उसके बीच में ज़ाहिर है बहुत हमें काम करना था, लेकिन हम तरक्की की तरफ जा रहे थे। और फिर हम ये भी कर रहे थे इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, निचले तबके के लिए हमने प्रोग्राम दिए थे। सेहत कार्ड सबसे बड़ा प्रोग्राम था, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, इस एहसास के बाकी प्रोग्राम जो हैं, ताकि निचला तबका पीछे ना रह जाए। इन्होंने वो सब कुछ बंद कर दिया है।
ठीक है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कर्ज़ों की बात कर रहे थे और साथ ग्रोथ की बात कर रहे थे। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई आज मिफ्ता इस्माइल की, या गुज़श्ता रोज़ भी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस, एनर्जी क्राइसिस का ज़िम्मेदार आपकी हुकूमत को और आपकी पॉलिसियों को कहा है, और कर्ज़ों के हवाले से कहा है कि 2018 में जो कर्ज़े थे, टोटल डेट था वो 29 ट्रिलियन था, जो इस पौने 4 साल में वो कहते हैं 53 ट्रिलियन से भी बढ़ गया है। 80% टोटल जो 1947 से 2018 तक था उसका 80% इन पौने 4 साल में लिया गया है। तो आप, और ट्विन डेफिसिट की भी बात की है, ट्विन डेफिसिट, आप बजट डेफिसिट का भी देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो तमाम मलबा आप पर डाल रहे हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने सुनी होगी, और गुज़श्ता रोज़ भी जो पेट्रोलियम प्राइसेस जब बढ़ाई गई उस वक्त भी यही बातें की गई हैं। तो इसका क्या जवाब है सर? देखिए जी, मुझे तो इसका कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इनके अपने जो इन्होंने नंबर्स छापे हैं, जो इनके अपनी हुकूमत अभी छाप रही है, उसी में जवाब है इनके। पहली बात, ये डेट की बात करते हैं कि हमारा डेट जो है वो 80% बढ़ गया। 80% नहीं बढ़ा भाई। इनका डेट आपका 29 ट्रिलियन नहीं था, इनका डेट था, जब आप जब नेट करते हैं जो बैलेंसेस होते हैं अपने इदारों के, तो 25 ट्रिलियन था। तो मैं ऑनेस्ट मतलब एक तरीके से बयान कर रहा हूँ। 25 ट्रिलियन को हमने जो किया 18 ट्रिलियन से बढ़ा है, 43 ट्रिलियन गया है। और 43 ट्रिलियन का मतलब है कि 72% बढ़ा है। बिल्कुल रिकग्नाइज़ करता हूँ मैं, लेकिन 72% ही जो इकॉनमी बढ़ी है। हमारे इनके वक्त की इकॉनमी थी 39 ट्रिलियन, हमारे वक्त की है 67 ट्रिलियन, 72% बढ़ी है। तो डेट टू जीडीपी देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है। अगर एब्सोल्यूट अमाउंट देखा जाता तो अगर 6 ट्रिलियन छोड़ के गया था अपना मुशर्रफ, तो इनका 25 ट्रिलियन क्यों हो गया, 4 गुना क्यों बढ़ गया? तो वो ऐसे कि कोई इकॉनमी बढ़ती है तो देखें, ये मजाक करते हैं लोगों के साथ, ये समझते हैं लोग बेवकूफ़ हैं। अब मैं और आ जाता हूँ, फिस्कल की तरफ आ जाता हूँ। फिस्कल डेफिसिट इन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने 5, कल मियाँ साहब ने भी कहा, ये भी कहते रहते हैं 5.6 ट्रिलियन। अरे भाई 9 महीने में 2.6 ट्रिलियन है। आज आपके नंबर आ गए हैं 2565। हम 2565 पे छोड़ के जा रहे हैं, जो 4% है इकॉनमी का। आपका जब 18 में थे 9 महीने का था 4.3% था ऑफ इकॉनमी, ऑफ दी जीडीपी। हम आपसे कम है। तो आप इस तरह के नंबर ना फेंके ना। अब बिटवीन नाउ और आप जून में जो मर्जी करना चाहें उसमें आप उसके बीच में जाएं। आपने मतलब अब महल्लात बनाने हैं, जो मर्जी करना करें, लेकिन हम 4%, 4% और 2.6 ट्रिलियन छोड़ के जा रहे हैं। अब आप उसके करंट अकाउंट की बात कर लें। करंट अकाउंट इस दफ़ा जो हमारा है, उसके बीच में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और एलिवेटेड है। पेट्रोल की प्राइस डबल हो चुकी है, खुर्दनी तेल की डबल हो चुकी है, कोयले की डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, और वैक्सीन्स भी हैं। बावजूद उसके हम लोग का जो है वो 9 महीने का 13.2 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है करंट अकाउंट का, और अप्रैल में वो 600 मिलियन और हुआ है। और वो अगर जब पूरा होगा वो 15 बिलियन होगा, जो कि 4% से भी कम है, और इनका 5.8% था। तो हम हालांकि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 13.2 जो 9 महीने में हुआ है, उसमें 12.5 बिलियन जो है, 8.5 बिलियन तेल का मद में ज़्यादा हुआ है, 1 बिलियन आपका खुर्दनी तेल, 1 बिलियन कोयला, और 3 बिलियन की वैक्सीन्स। वो आप निकाल दें तो हम बेसिकली हम बराबर पे हैं। तो ये इनको समझ नहीं आती है, लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। ये इनके अपने नंबर्स हैं, इन्होंने प्रिंट किए हैं। अब मैं दूसरी चीज़ कहता हूँ, ये इन्होंने कहा कि जी ये जो है तेल इनकी वजह से। अरे भाई, हम तो पूरे तरीके से फंड करके आए थे, और मैंने कितनी दफ़ा बताया है, कितनी दफ़ा समझने की कोशिश नहीं करते। आपको समझा देता हूँ। 700 जी सर, मुझे ये बता दें कि जो जिस वक्त 10 रुपये पेट्रोल की कीमतें कम की गई, आपको भी मालूम है, आपने थोड़ा रेजिस्ट भी किया, वो फैसला दुरुस्त था आपके ख्याल में उस वक्त जब प्राइसेस बढ़ रही थी इंटरनेशनल मार्केट? मैंने ये सिर्फ अफवाहें हैं, मैंने कोई रेजिस्ट नहीं किया। मैंने बल्कि वो प्रोग्राम बनाया था, और मेरा ख्याल था कि टारगेटेड सब्सिडीज़ हम करेंगे। लेकिन फिर हमें पता, ये हमने सोचा कि ये टारगेटेड सब्सिडी करते करते भी अगर 1-2 महीने गुजर गए तो लोग तो अब पिस रहे हैं ना।
तो हमने कहा चलें अक्रॉस दी बोर्ड कर देते हैं, लेकिन हमारे पास 3-4 महीने होंगे जिसमें हम टारगेटेड सब्सिडी भी चले जाएंगे और रूस के पास भी चले जाएंगे, क्योंकि रूस से वज़ीर आज़म का मुआहदा हुआ था कि हम 30% पे हमें उनके सस्ता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमाद ने कहा कि वो ख़त भी है जो उसने ट्विटर पे भी लगाया हुआ, तो हम अगर वो दो आज अगर रूस का 30 हमें रुपए मिलते तो आज क्या होता, आज 42 रुपये फी लीटर हमें पेट्रोल सस्ता मिल रहा होता, तो 30 रुपये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा जो मैं कहने वाला था कि मैंने जो पैसे छोड़ के आया हूँ, ये कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही, इन्होंने जो अप्रैल के बीच में जो है वो 38 बिलियन है और मई में इन्होंने 68 बिलियन जो है 58 बिलियन है, 100 बिलियन से कम है ये सारा कुछ। तो यार उसमें क्या इनको मुश्किल थी? 100 बिलियन तो मैंने PSDP से ही कम कर दिया था, तो ये तो आ गए थे ना, इनको तो महीना गुजर गया था, 100 बिलियन तो इनके पास पड़ा हुआ था। सुनने मेरी बात सुन लें। पहली बात तो ये है कि ये बात करेंगे और पैसे किधर हैं? PSDP पे तो पड़ा हुआ है ना यार। 100 बिलियन जब इनका ख़त्म हो जाता तो बढ़ा देते, इनके ख्याल में हमने गलती की है तो बढ़ा देते, क्यों नहीं बढ़ाया? इसलिए कि इनको समझ नहीं लग रही थी कि क्या करें। हमने जो थी फैसला किया था वो जो 2 बेसिस मैंने आपको बताए हैं उसके बेसिस पे किया था, पैसे भी मैं छोड़ के आया था, और वो ये था कि हम टारगेटेड करेंगे जून तक से पहले और उसके बाद हम रूस से तेल लेंगे जिसमें हमें सस्ता तेल मिलेगा। तो अब इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। 30 रुपये इन्होंने एकदम बढ़ा दिया है, इससे ज़्यादा कभी भी ये तेल नहीं बढ़ा। अब इनको इससे सारी कीमतें बढ़ेंगी और जो है इन्फ्लेशन जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है सर, एक क्विक ब्रेक लेते हैं और क्विक ब्रेक के बाद हम रशिया वाले की बात करेंगे। और साथ इस वक्त ऑप्शन है क्या हुकूमत के पास, या आगे जो चल के अगर इलेक्शन होते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, किस तरह मैशत ठीक होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब से मुल्क की इकानमी के हवाले से और नई हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा किया उन पर। तरीन साहब, आपके ख्याल में ऑप्शन क्या थे इस हुकूमत के पास, और अगर आप इनकी जगह होते तो आप क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते? जो इस वक्त इकानमी की सूरत हाल है, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, एनर्जी के इशूज़ हैं, बिजली का इशू है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसका इल्ज़ाम भी आप पर लगा रहे हैं कि आपने जो आयल था, जो पावर प्लांट्स में लगना था वो पूरा नहीं किया, उसके बर वक्त आर्डर नहीं किए, और जो चाइनीज़ पावर प्लांट हैं उनके जो 300 अरब रुपए थे वो भी अदा नहीं किए गए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो बातें करते हैं कि हमने फ्यूल नहीं छोड़ा हुआ था, 32 दिन का हमने डीजल छोड़ा था, 32 दिन का, वन ऑफ द हाईएस्ट फर्नेस ऑयल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम छोड़ के गए थे। अब जो ये बात कर रहे हैं कि कोयले के ऊपर चंद हमारे जो चाइनीज़ वो हैं उनकी कुछ वाजिबात हैं वो सर्कुलर डेट में हैं, और सर्कुलर डेट का हम तरीक़ाकार कर रहे थे, और उसके लिए 625 अरब रुपया मैं छोड़ के आया था जो डिविडेंड्स थे इन ऑयल कंपनीज़ के पास। तो वो उस तरीके से हमने उसको उतारना था। लेकिन हमारा जो, मैं अगर होता इनकी जगह तो हम लोग ने डिसीजन लेने थे। हम जिस तरह डिसीजन लेते आ रहे थे, क्विक डिसीजन लेते, इन्होंने 6 हफ्तों में तो डिसीजन नहीं लिया। उससे ये कन्फ्यूजन हुआ, उससे नर्वसनेस हुई मार्केट में और सारी मार्केट धड़ाम से गिर गई। तो अगर हम होते तो हम उस वक्त जो है जो हमने ये डिसीजन लिया था उस वक्त IMF के साथ हमने कंक्लूड कर देना था, उनको दिखा दें। उनको 2 चीज़ें चाहिए थी कि भाई ये आप जो आप प्रोविंसेस आपसे वादा कर रहे हैं वो लिख के दिखा दें हमें, और दूसरा जो कंपनीज दे रही हैं वो लिख के दिखा दें। मैं उनको लिख के दिखा देता, और तो हम बेसिकली IMF का जो बिलियन हमें मिलता तो मार्केट से स्टेबल रहती। उसी के साथ हमें जो वो तो पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज चाहते थे, बिजली पर सब्सिडी विड्रा चाहते थे। आपने दोनों चीज़ों के अगेंस्ट काम किया, पेट्रोलियम पर सब्सिडी दे दी, बिजली पर भी 30 जून तक 5 रुपए की सब्सिडी दे दी। अरे भाई वो अकाउंटेड है ना, 466 अरब जो है उसके अंदर हमने वो अकाउंट फॉर किया हुआ है। उसमें बिजली के जो 5 रुपये हमने कम किए उसका भी 106 अरब रुपये अकाउंट फॉर किया हुआ है। ये पेट्रोल की जो प्राइसेस कम किए हैं उसका भी 267 बिलियन हमने काउंट किया है। और PDL पेट्रोलियम लेवी का 93 बिलियन जो उन्होंने कहा था 4 रुपये हर महीने बढ़ाते जाएं, वो भी अकाउंट फॉर किया हुआ है। हर कंडीशन जो उन्होंने कही थी वो हमने पूरी की हुई थी। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम बढ़ा रहे थे कीमतें,
लेकिन अपनी पेट काट के बाकी जगहों से हम उसको पूरा कर रहे थे, जो इनको समझ नहीं लग रही कि क्या हमने वो कर देना था। अच्छा, अब ये हो जाता तो अब क्या होता, कुछ तकरीबन 1.8 बिलियन वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें देना था, वो हमें मिल जाता। 2.3 बिलियन जो है वो चाइना ने रोल ओवर करना था, वो मिल जाता। हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो कोई तकरीबन इस वक्त 16-17 बिलियन पे होते, अराउंड 23-24 बिलियन पे बैठे होते। रुपए पे कोई प्रेशर ना होता, ना स्टॉक मार्केट पे प्रेशर होता, और ना ही हमें ये रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ाने पड़ते, क्योंकि ये तो इसलिए बढ़े कि जाहिर है कि मतलब जिस लोगों ने देखा कि यहाँ बहुत नर्वसनेस है तो स्टेट बैंक ने रेट भी बढ़ा दिए। अभी क्या देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम अब जून में वो कह रहे हैं कि रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा, IMF से पैसे भी आ जाएंगे, एडिशनल $2 बिलियन की भी बात हो गई है। वो कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी $2.5 बिलियन मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन मिलेगा, सऊदी अरब से $3 बिलियन रोल ओवर होगा, और मज़ीद भी वो कह रहे हैं कि जुलाई में मज़ीद मिलेंगे। चाइना से भी वो कह रहे हैं खुशखबरी आ रही है। तो एक्सचेंज रेट आप समझते हैं कि इससे कुछ स्टेबलाइज होगा, या जो गिरावट आ रही है एक्सचेंज रेट में वो बरकरार रहेगी? देखें जी, ये पहले IMF के पास गए, फिर ये सऊदी अरेबिया गए, फिर ये UAE के पास गए, फिर चाइना वगैरह हो क्या है, ये हर रोज़ यही कहते रहते हैं कि यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा। देखिए जी, अल्लाह करे मिले, ये तो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होगी। आपने इस वक्त देखा होगा कि हमें तो अप्रैल में पैसे मिल जाने थे IMF के 1 बिलियन, और अभी तो हमारे जो है इस वक्त जून में मई के एंड में हमें दूसरा बिलियन भी मिल जाना था। उन्होंने इनके बारे में प्रायर एक्शन कर दिया है। उन्होंने कहा जब तक ये प्राइसेस तुम ठीक नहीं करोगे, फ्यूल की प्राइसेस, और बाकी जो हम तुम्हें कह रहे हैं कि टैक्सेस के ऊपर जो तुम्हारी एग्जेम्पशंस हैं वो ख़त्म करो, टैक्सेस के स्लैब्स को कम करो, मतलब टैक्स रेट बढ़ाओ, और ये सारा कुछ जब करोगे तो हम तुम्हें कंसिडर करेंगे। वो जो इन्होंने हमें देना था अब अप्रैल में पैसे, वो भी उस वक्त देंगे। सब कुछ प्रायर एक्शन हो गया है, और जब ये प्रायर एक्शन जब होगा, IMF कहेगा हाँ ठीक है तुम लोगों ने ये कर दिया है, अच्छे बच्चे हो, तो फिर वर्ल्ड बैंक देगा, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। ये सारा कुछ जुलाई के बाद ही आएगा। अब उससे पहले, जुलाई से पहले ये क्या करेंगे, क्या है ये इनकी वो एक किस्म के स्ट्रैटेजी है, वो अल्लाह ही जानता है। तो वो साथ में नई कुछ कंडीशनलिटीज़ भी आ रही हैं आपके ख्याल में, जो जिस तरह की बातें की जा रही हैं? क्योंकि उनका ये कहना था कि जो हमारी बात हुई है कि IMF जो है किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, और जो कंडीशनलिटी पहले तय हो चुकी हैं, कहते हैं उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं, जिनका जो 10 जून को जब बजट पेश होगा तो वो सामने आएंगी। जी, हमारे वक्त के बीच में जो कंडीशंस थी वो आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि 2-3 चीज़ें थीं। एक, उन्होंने कहा था कि आप प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो एग्जम्पशंस हैं वो हम निकालेंगे, जिसको मैंने कहा था कि हम कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि देखें प्रोविडेंट फंड, हमारे पास सेफ्टी नेट नहीं है लोगों के पास। जब प्रोविडेंट फंड होता है उनका, तो वो एक किस्म का उनका सेफ्टी नेट होता है ओल्ड एज में। तो जो गरीब लोग हैं या जो एक मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका प्रोविडेंट फंड होता है, उसके ऊपर अगर टैक्स एग्जम्पशन निकालें तो वो ज़्यादती है। अगर अमीर लोगों के ऊपर निकाल देते हैं तो वो ठीक है। तो हमने इस पर कंटेस्ट करना था, ठीक है जी। दूसरा, उन्होंने कहा जी फर्टिलाइज़र के बीच में आप अपनी जो है ये एग्जम्पशंस निकालें सेल्स टैक्स की। और हमने भी ये डिसाइड किया हुआ था कि ये हमारी गैस की जो हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं फर्टिलाइज़र वालों को, और वो 35-35, 40-40% रिटर्न ऑन इक्विटी बना रहे हैं, तो वो हम उनसे लेके, और अगर जब देनी होगी सब्सिडी तो हम जो फार्मर्स को डायरेक्ट दे देंगे। तो वो तो हमने भी कहा हुआ था। अच्छा, तो ये चीज़ें तो हमने भी कही हुई थी, लेकिन उन्होंने अब ज़ाहिर है इनकी जो देखा कि इनके हालात क्या हैं, वो शायद इनके ऊपर और भी कोई एडिशनैलिटीज़ डाल दें। वो आ रही हैं, खासकर जो रेवेन्यू के हवाले से है कि जो आपने भी जो टारगेट रखा था, हालांकि IMF प्रोग्राम के बाद आपने 250 बिलियन के नए टैक्स मेजर लिए थे और 6.1 ट्रिलियन का आपका टारगेट था, लेकिन उस टारगेट को भी रिवाइज़ किया और लगता है वो अब भी पूरा नहीं होगा। हम एक वक्फ़ा लेते हैं, और वक्फ़े के बाद आपसे ये भी, क्योंकि आपने बता दिया कि आपने नॉन प्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर है उसकी तरफ ना आपकी हुकूमत ने ना माजी की हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी, और आज हमारे सामने एक मॉन्स्टर बन के वो खड़े हैं जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं। उस पर हम बात करेंगे, आपके पास उस हवाले से क्या आइडिया, लेकिन एक वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक तरीन साहब। मुख्तलिफ हुकूमतों ने, आपने माजी में भी देखा, आप भी हिस्सा रहे, कि रेवेन्यू जनरेशन पर बहुत तवज्जो दी,
लेकिन जो एक्सपेंडिचर साइड है, बजट एक्सपेंडिचर है, उनमें जो है मियाना रवि या उनको कम करने के हवाले से, कंट्रोल करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। आपके दौर में कुछ रिफॉर्म्स के हवाले से डॉक्टर इशरत हुसैन काम करते रहे, ख़ासकर पेंशन का जो मसला है वो बहुत बड़ा बन चुका है, एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत भी लगता नहीं है कि इस तरफ कोई तवज्जो देगी। रेवेन्यू जनरेशन पर आपकी भी तवज्जो रही, तो इसको किस तरह टैकल किया जा सकता है? की बात करें 3.75 ये छोड़ के गए थे। पिछले साल जो रेवेन्यू थे वो 4.7 ट्रिलियन था। हमने बजट किया था 5.8 और सारी दुनिया ने कहा था कि ये 22% नहीं होगा। और हमने इस दफ़ा 6.1 ट्रिलियन, जब ये मुफ्ता साहब आए, ये जाके FBR गया और उन्होंने कहा हाँ जी ये तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और तो ये हो जाना चाहिए। और उसमें अगर 300 बिलियन वो डाल दें, जो 17% है पेट्रोल प्राइसेस का, जो मैंने वेव किया हुआ है, तो हम तकरीबन 4.7 ट्रिलियन से 6.4 ट्रिलियन पे चले जाते। 1.7। लेकिन सर ये ज़्यादा तो इंपोर्ट से आया है ना, आपकी इंपोर्ट इतनी बड़ी है, इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा आया है। डोमेस्टिक GST तो कम हुआ है सर, डोमेस्टिक कंजम्पशन GST कम हुआ है। चलो फिर आप नंबर देखो ना यार, नंबर देखो। अच्छा, इनकम टैक्स जो है वो 26% बढ़ा है। और जो उसके मार्च के महीने जब छोड़ के आए, इनकम टैक्स से जो इंक्रीज आई है 46% आई है। तो ये कहना जो है ना, ये तो एक वो फैशन बन गया है कि इंपोर्ट की वजह से। अगर इंपोर्ट की वजह से ही थी और मैंने ये जो 300 बिलियन मैंने वेव किया था वो ऐड किया जाए ना, फिर तो बात बनती है। तो पहली बात तो ये है कि हमने इधर से बैठ के हमने लेके जाना था इसको 6.4 किस्म से समझें। मैंने इसको 8 ट्रिलियन पे लेके जाना था। क्यों लेके जाना था? 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हुए थे। एक तो हमने ये जो वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, जो 3 मिलियन हैं, हमारे पास 43 मिलियन नाम आ गए हैं जिसके पास हमें ये भी पता है उनकी इनकम क्या है, और वो अभी पोर्टल पे डाल के हमने शुरू ही करने लगे थे पिछले महीने, ये अपना इसके अप्रैल के महीने में। फिर हमारा जो है, हमने वो जो पॉइंट ऑफ सेल और सप्लाई चेन, ये 2 ऐसे हैं जो रिटेल में हम जाते और उसे हम बढ़ाते, और वो भी अभी शुरू होने लगे थे। उसके बाद हमारे पास ये ट्रैक एंड ट्रेस है और सिंगल विंडो। ये 5 प्रोग्राम्स हमारे इस वक्त पूरी तरीके रफ्तार से शुरू होते और अगले साल हमें 8 ट्रिलियन इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम ना होता। अब आ गई आपकी एक्सपेंसेस की बात। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो क्या है उसके बीच में? उसमें वजह ये है कि हमने जो 7th अमेंडमेंट थी, NFC थी, उसमें जो 18th अमेंडमेंट के तहत जो हम लोगों ने वो जो प्रोविंसेस को दिए थे अपने जो फंक्शंस थे, उसका भी एक्सपेंस करते रहते हैं हम। 650 अरब रुपया वो है जो प्रोविंसेस को करना चाहिए और वो हम ही फेडरेशन पे करते हैं। तो अगले साल में मैंने बैठ के इनके साथ गुफ्तगू शनीद करके वो सारे पैसे इनको दे देने थे और कहना था कि जो तुम सरप्लस देते हो हमें, वो सरप्लस हमें नहीं चाहिए, अपने एक्सपेंस तुम लो और इनको ठीक करो। सही है सर। लेकिन लास्ट में ये बता दें कि ये जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन किए हैं कुछ आइटम्स पर, 42 आइटम्स हैं लेकिन हैं वो सैकड़ों की तादाद में, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है आपके ख्याल में? देखें जी, इस वक्त एक चीज़ बड़ी आया है, अगर मैं भी होता तो एक सुपर साइकिल चल रहा है। सुपर साइकिल से हमारे जो इंपोर्ट बिल ज़्यादा जा रहा है, तो मैं भी चंद चीज़ों के ऊपर ज़रूर रिस्ट्रिक्शन लगाता, कुछ तो बैन कर देता, जिस तरह वो चीज़ें जो हमारी इकॉनमी को अफेक्ट नहीं करती, मतलब ग्रोथ को, जिसमें ये कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स हैं, कारों के हैं, मोबाइल के हैं, वो तो बने बनाए आते हैं और हम यहाँ। और दूसरा कुछ एक आधी चीज़ और होती जिसके ऊपर हमने उसको बैन कर देना था, लेकिन 2-3 आइटम बस, और बाकियों पर हम शायद ड्यूटी बढ़ा देते। लेकिन आज इन्होंने जो 600, 500 चीज़ों पे बढ़ा दी है, वो अब स्मगल होके आ जाएंगे, खेपियाज जो हैं वो लेके आ जाएंगे और पैसे यहीं से जाएंगे, हमारी जो फॉरेन मार्केट से जाएंगे और पैसे डॉलर जाएंगे और वहीं से हाँ, और उस पर होगा क्या, हमारी फिर हमें जो ड्यूटीज़ हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगी। तो ये तो इनको नी जर्क था,
2-3 आइटम्स को करते, जो कि 70-80% होता, जो इनकी टोटल इस वक्त सेविंग है उसका 70-80% होता, और वो काफ़ी था। ठीक है सर, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया हमें टका। नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो खिताब था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। हम अब बात करेंगे, आज साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे कबल उन्होंने CAC के इजलास की सदारत की है, जिसमें उन्होंने दोबारा से धरना करने का ऐलान किया, लेकिन उससे कबल वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो उनको यकीन दहानी मिले कि उन पर तशद्दुद नहीं होगा, उनके कारकुनों पर और उनके लीडरों पर, और वो पूरा मन एहतजाज करेंगे। साथ उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात जो मौजूदा हुकूमत ने करने की हैं, बिल पास किए हैं, वो चैलेंज करने का ऐलान किया है, और नैब तरमीम और नए चेयरमैन की तैनाती के हवाले से भी उन्होंने अदालतों में जाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज़ शेख साहब वज़ीर तवानाई भी हैं सुबह सिंध से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। शेख साहब, अभी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने उनके जो मुतालबात हैं इनको मुस्तरद भी किया है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वो मुज़ाकरात चाहते हैं वो भी नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब ने आज मुतालबात किए हैं और जो ऐलानात किए हैं उस पर? देखिए जी, वो इस तरह के ऐलानात तो करके मुझे लगता है कि इस वक्त वो भाग गए और उनका मेंटल स्टेट जो है उनकी नॉर्मल नहीं है। वो मतलब जिस तरह की बातें कर रहे हैं कुछ अरसे से, तो इक़्तिदार जाने के बाद उनकी मतलब आवाज बढ़ता है वो, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो फौज की मदद भी उनको चाहिए, तो उनको जुडिशरी की मदद भी चाहिए, तो उनको मतलब पुलिस की मदद भी चाहिए। तो मतलब ये तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। अभी आप नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत के बाहर आ गए हैं और आपसे दूसरी पार्टी जो असेंबली में अक्सरियत रखती है वो आपको इक़्तिदार में इस वक्त मौजूद है, तो आप मतलब सब्र करें ना, 1.25 साल सब्र करें। और महंगाई उसकी बातें कर रहे हैं, तो 4 साल में तो बेड़ा गर्क तो आपने किया, हम क्या अब मतलब और क्या देते हैं आप गवर्नमेंट के लिए, हम ये करते हैं। धरना हर किसी का पॉलिटिकल राइट है, लेकिन तशद्दुद करना, मारधार करना, खूनी मार्च का रंग देना, वो किसी का राइट नहीं हो सकता। वो करेंगे तो डंडे खाएंगे, डंडे उनका हक बनता है वो डंडे खाएं, और उनको गवर्नमेंट रोके। राना सनाना साहब ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की बात की, और दोबारा करेंगे तो दोबारा इस तरह का होना चाहिए। लेकिन हम पुरअमन एहतजाज से कभी पाकिस्तान बिलीव करती है इस बात से, लेकिन तशद्दुद, धरने, मार धार और मतलब खूनी मार्च, ये मतलब कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने तहरीक इंसाफ में शुरू किया है, और इंशाल्लाह उसको पाकिस्तान के अवाम ने एक दफा तो जवाब दे दी। वो तो बंदे ही नहीं बन रहे, वो खुद परेशान थे कि बंदे किधर है। वो 10 लाख आदमी ला रहे थे, कभी 10 लाख आदमी ला रहे थे। इम्तियाज साहब, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट देने का हक है, उस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि तरमीम तो कर दी गई हैं और वो इमरान खान ने उनको चैलेंज करने का भी ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं, उनको वोट का हक मिलना चाहिए? उनका कानूनी उनका हक है, चैलेंज करें जिसको मर्जी करें, लेकिन असेंबली ने पास की है, एक अवामी मैंडेट के साथ पास हुई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही अपना नजरिया है जिसके तहत उन्होंने ये बिल पास किया है। बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वोट्स पे पड़े, तो हम समझते हैं कि हमने जो सही किया है। आगे अगर कोर्ट में जाना चाहते हैं इमरान खान, तो जाए, वोट का हक है, उनके कानूनी हक को कभी धोखा नहीं। इम्तियाज साहब, हमारे पास टाइम कम है, ये भी बताएं, आज इमरान खान ने कहा है कि वो हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो आपकी जमात क्या समझती है कि उनसे बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल, सियासी पार्टियां बातचीत के जरिए मसलों को हल करती। 3-4 साल तक हम उसको कहते रहे, अब खुदा करके उनको मतलब अब वो समझ में आ रही है, बातचीत के जरिए बात करें, बेशक करें बातचीत पे, तो पाकिस्तान की पार्टी बिलीव करती है इस बात, बातचीत के जरिए मसलों का हल निकले। ठीक है, लेकिन ये धौंस, दादागिरी, धमकियां, ये कभी काम नहीं आती। ये इनको मतलब एक ही लॉन्ग मार्च में इनको मतलब हवा निकल गई इनकी, और उनको पता चल गया। ठीक है इम्तियाज शेख साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात चाहिए हर सियासी जमातों के दरमियान, और वो इमरान खान से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।